हमारी सरकार। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और कहा कि देश हित में बड़ा फैसला लिया गया। पीएम ने कहा कि आंदोलनकारी किसान अब अपने घर लौट जाएं। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में। संबोधन की शुरुआत करते हुए पीएम ने सबसे पहले देशवासियों को प्रकाश पर्व और देव दीपावली की बधाई दी। कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने किसानों के लिए अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए। आपके सपने साकार हो सके। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में फोकस किसानों पर ही रखा और कहा कि वो किसानों की परेशानियों को काफी करीब से देख रहे हैं और किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए कई पुराने नियमों को बदला गया है और छोटे किसानों का खास ख्याल रखा गया है और सरकार का कृषि बजट 5 गुना तक बढ़ाया गया है। किसान संगठनों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। वापस लौटने के मुद्दे पर कल संगठनों की बैठक होगी। कल की बैठक में रणनीति पर फैसला होगा। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती, किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। टिकैत ने कहा कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। टिकैत ने एमएसपी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करेगी। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धावले ने 3 कानून वापस लेने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तीनों कानून काफी पहले रद्द हो जाने चाहिए थे। सरकार ने सही फैसला लिया है, लेकिन यह फैसला देर से लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने 500 किसान संगठनों ने 1 साल तक पूरे दिल्ली के सीमाओं पर और पूरे देश भर में जो आंदोलन किया, इसकी ये बड़ी भारी जीत है। लेकिन हम उसके साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि 1 साल इसके लिए रुकने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में। इसको टाल दिया जा सकता था अगर प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले ही ये निर्णय लेते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा को लोकतंत्र की जीत और मोदी सरकार के अहंकार की हार बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद, जय किसान। आरजेडी नेता मनोज झा ने इसे आंदोलन और किसानों की जीत बताया। मनोज झा ने कहा है कि एक जीवित आंदोलन सरकार के फैसले बदल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद से कुछ भी वापस करा लेगी और देश उसे स्वीकार कर लेगा। ऐसा नहीं चलेगा। अहंकार और हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा। ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्रवाई में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है। पूरे देश को सलाम, पूरे देश को बधाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि किसानों को देशद्रोही और आंदोलनजीवी कहा गया। आंदोलन खत्म करने के लिए तरह तरह की साजिशें की गई और अब चुनाव करीब आ रहा है तो माफी मांग रहे हैं। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी सभी की आवाज सुनती है और राष्ट्र हित में फैसले लेती है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कृषि कानून वापसी पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने किसानों को बधाई दी। मायावती ने कहा कि मोदी सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी। मायावती ने कहा कि यह फैसला बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। मायावती ने कहा कि एमएसपी को लेकर भी सरकार फैसला करे। आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें केंद्र सरकार आर्थिक मदद और नौकरी दे। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये किसानों की जीत है। सरकार ने जो फैसला आज लिया है वो बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। केजरीवाल ने कहा कि अगर सरकार ने फैसला पहले ले लिया होता तो कई आंदोलनकारी किसानों की जान बचाई जा सकती थी। मैं समझता हूँ अगर जल्दी कर देते तो शायद कई सारे किसानों की जान बच सकती थी। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का शिवसेना ने स्वागत किया है। शिवसेना ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले को किसानों आंदोलन की जीत बताया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि किसान आंदोलन की यह जीत है। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का शिवसेना स्वागत करती है। देर आए दुरुस्त आए। उनका स्वागत करता हूं, प्रधानमंत्री जी का मैं उनका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट में फार्मा इंडस्ट्री की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश के हेल्थ केयर सेक्टर ने जो दुनिया भर में भरोसा कायम किया है उसी की वजह से भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। किफायती कीमतों पर हाई क्वालिटी और क्वांटिटी के मेल ने दुनिया भर में भारतीय फार्मा सेक्टर का ध्यान खींचा है। 2014 के बाद से इस सेक्टर ने $12 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है। यूपी चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बैठक की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में अमित शाह को ब्रज और पश्चिमी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। राजनाथ सिंह को काशी और अवध क्षेत्र का प्रभार दिया गया है। गोरखपुर और कानपुर के प्रभारी नड्डा खुद होंगे। बैठकों के जरिए हर बूथ को जीतने का मंत्र ये बड़े नेता बूथ अध्यक्षों को देंगे। बैठक में यूपी में पीएम और सीएम के चुनावी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में कॉमेडियन वीर दास शो नहीं कर सकेंगे। स्टैंड अप पर विवाद खड़ा होने के बाद राज्य सरकार दास के कार्यक्रम की इजाजत नहीं देगी। 13 नवंबर को अमेरिका में कार्यक्रम के दौरान दास ने महिलाओं की सुरक्षा, कोविड-19, प्रदूषण और किसान के विरोध जैसे मुद्दों पर 2 भारत की तुलना की थी। 15 नवंबर को यूट्यूब चैनल पर कॉमेडियन ने मोनोलॉग का एक वीडियो क्लिप अपलोड किया। एक्ट्रेस हेमा मालिनी और लेखक प्रसून जोशी को इस साल इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोनों को ये सम्मान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। एलएसी के पश्चिमी क्षेत्र में बने हालात को लेकर भारत और चीन के बीच एक बार फिर बातचीत हुई। हालांकि इस बैठक में कोई ठोस नतीजा बाहर नहीं निकला। दोनों पक्षों में इस बात को लेकर सहमति बनी कि अगले राउंड की बैठक जल्द की जाएगी। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में बने हालात का जल्द से जल्द हल चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों पक्षों को जमीनी हालात सुधारने होंगे ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। पिछले महीने भारत और चीन की मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें राउंड की बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी। कोरोना से जंग में बड़ी खुशखबरी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश में अगले महीने से 18 साल के ऊपर के लोगों को जायडस का टीका लगाए जाने की संभावना है। खबर है कि सरकार ने फिलहाल जायडस के टीके की 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है जो दिसंबर में मिलेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत में फाइजर के टीके को इजाजत मिल सकती है, बशर्ते कंपनी अपनी शर्तें वापस ले ले। फाइजर ने नुकसान की स्थिति में हर्जाना की मांग की जो सरकार को कबूल नहीं है। फाइजर की शर्त मानने पर दूसरी कंपनियां भी इसके लिए दबाव डाल सकती हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब तक 110 देशों ने भारत में बने कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोरोना टीकों को मान्यता दे दी है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो विदेश जाना चाहते हैं। साथ ही जिन देशों में कम टीकाकरण हुआ है उन्हें भी लाभ होगा। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत भारत उन देशों को टीके दे सकता है जहां 35% से कम टीकाकरण हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कोवैक्स के तहत टीके की 1 करोड़ डोज के निर्यात की इजाजत दे दी है। सरकार को इस महीने 31 करोड़ डोज मिलने वाले हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में उन लोगों को शराब नहीं मिलेगी जिन्होंने कोरोना टीके की दोनों डोज नहीं ली है। जिला प्रशासन ने सभी शराब दुकानों को आदेश दिया है कि वे टीकाकरण सर्टिफिकेट देखने के बाद ही लोगों को शराब दें। हालांकि बाद में इस आदेश में ढील दे दी गई और ग्राहकों से सिर्फ पूछकर तसल्ली करने का निर्देश दिया गया है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में दिल्ली के गुरुद्वारों में शानदार रोशनी की गई। जगमग गुरुद्वारों की छटा देखते ही बनती है। अमृतसर में भी गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। दर्शन के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के अवसर पर अमृतसर में सुबह सुबह नगर कीर्तन का आयोजन किया गया और गुरु नानक देव जी के रास्ते पर चलने के लिए कहा गया। इसके लिए एसजीपीसी ने खास इंतजाम किए हैं। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व सारे देश में पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। इस मौके पर वाराणसी में देव दीपावली का भव्य आयोजन होगा। वाराणसी के 84 घाटों पर 15 लाख दिए जलाने की तैयारी की गई है। यहाँ दीप मालाओं की अनोखी छटा सबको देखने को मिलेगी। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में चेत सिंह घाट पर शाम होते ही लेजर लाइट से ऐसी ही शानदार छटा बिखरेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। इस बार देव दीपावली पर गंगा के घाट 32 लेजर लाइट्स और 500 अन्य लाइट्स की रोशनी से नहा उठेंगे। बताया जा रहा है कि इन लेजर लाइट्स की रौनक 6 किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ेगी। देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने वाराणसी में गंगा घाट पर डुबकी लगाई। इस दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। इस शुभ घड़ी में गंगा स्नान बेहद पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि पूरे कार्तिक महीने देवता स्नान करते हैं और उनके वापस जाने के समय पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। देव दीपावली और गंगा महोत्सव के दौरान वाराणसी में इस बार हॉट एयर बलून फेस्टिवल का भी आयोजन किया जा रहा है। कुल मिलाकर कार्तिक पूर्णिमा के दरमियान 3 दिन तक वाराणसी में उत्सवों का ऐसा गुलदस्ता पेश किया जाएगा जो स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी लुभाएगा। 11,000 दीपों की रोशनी से जगमग हुई धर्मनगरी हरिद्वार। हर की पैड़ी पर दिखा अद्भुत नजारा। गंगा घाटों को सजाया गया, संवारा गया और इस मौके को काफी खास बनाया गया। देव दीपावली पर हरिद्वार में भी लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर ही हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा की आरती की गई और घाटों पर हजारों दीप जलाकर देव दीपावली का नजारा पेश किया गया। इस मौके पर घाट पर आतिशबाजी भी की गई। अखाड़ा परिषद और गंगा सभा ने मिलकर हरिद्वार में देव दीपावली का आयोजन किया था। नेपाल के ललितपुर में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कार्तिक नाच उत्सव मनाया जाता है जो हफ्ता भर चलता है। कार्यक्रम के अंत में नाट्य मंचन होता है। पटन पैलेस के मुख्य चौराहे पर इस बार भी पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे कलाकार नृत्य नाटिका के जरिए दर्शकों का मन मोहते नजर आए। कार्तिक नाच की यह परंपरा 17वीं शताब्दी से चली आ रही है। इसमें नृत्य नाट्य के जरिए पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक कहानियों का मंचन किया जाता है। आज चंद्रग्रहण है। 580 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब सबसे ज्यादा देर तक आंशिक चंद्रग्रहण लगेगा। भारत में सिर्फ पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में चंद्रग्रहण देखा जा सकेगा। ये चंद्रग्रहण आंशिक होगा जो करीब 3 घंटे तक चलेगा। आज चंद्रग्रहण की शुरुआत अब से थोड़ी देर के बाद 11:32 पर होगी और ये शाम 5:33 पर खत्म हो जाएगा। इस दौरान दोपहर बाद 12:48 से शाम 4:17 तक करीब 3.5 घंटे तक खंड ग्रास यानी आंशिक चंद्रग्रहण लगेगा, जबकि 6 घंटे उपछाया ग्रहण चलेगा। जानकारों के मुताबिक आज पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्यादा होने की वजह से आंशिक चंद्रग्रहण की अवधि लंबी होने वाली है।
यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है। केजरीवाल ने कहा कि यमुना की नदी को इतना गंदा होने में 70 साल लगे हैं, इसे 2 दिन में साफ नहीं किया जा सकता। केजरीवाल ने भरोसा दिया है कि अगले चुनाव तक इसे साफ कर दिया जाएगा। इसके लिए हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2025 तक हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। बीती रात चंडीगढ़ में अभिनेता सोनू सूद और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के बीच मुलाकात हुई। यह बैठक करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक सोनू सूद और उनकी बहन मालविका सूद को सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के खेमे में लाना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात को लेकर अभिनेता सोनू सूद और अकाली नेता सुखबीर बादल ने अभी पत्ते नहीं खोले। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन ने भारी बारिश के मद्देनजर नेल्लोर, चित्तूर और कडप्पा के जिला कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। नेल्लोर, चित्तूर और कडप्पा जिले के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया। आंध्र प्रदेश के ये तीनों जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच एक बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच का 21 साल पुराना विवाद सुलझा लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि दोनों राज्य बड़े भाई छोटे भाई जैसे हैं। इस निर्णय से दोनों ही राज्यों को लोगों को उनका हक मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि 5700 हेक्टेयर भूमि पर संयुक्त सर्वे होगा। जो जमीन यूपी के काम की है वो उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी, शेष उत्तराखंड को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार बनवास किच्छा बैराज का पुनर्निर्माण कराएगी। हरिद्वार का होटल उत्तराखंड को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन के मौके पर भूपेश बघेल अपने आप को फुटबॉल खेलने से रोक नहीं सके और खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए।